नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों को निलंबित करने की शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की नई याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र अब 3 और 4 जुलाई को होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में 5वें जीएसटी दिवस समारोह का उद्घाटन किया। कराधान और शेयर बाजार में किए गए कुछ बदलाव आज से लागू। पैन को आधार से जोड़ने का शुल्क दोगुना हुआ। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी में जारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु मलेशिया ओपन प्रतियोगिता से बाहर। एचएस प्रणॉय आज शाम कुआलालंपुर में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच पहला एक दिवसीय महिला क्रिकेट मैच श्रीलंका में पल्लिकल में जारी और भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच आज से बर्मिंघम में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने बताया है कि सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 6 अगस्त को कराया जाएगा। दोनों की मतगणना संसद भवन परिसर में की जाएगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को 25 जुलाई को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नई याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। इन विधायकों ने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ मुख्य याचिकाओं के साथ ही 11 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमत हो गई। शीर्ष न्यायालय शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की नई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों को अयोग्य करार देने का फैसला होने तक उन्हें निलंबित करने की मांग की गई है। शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों को राहत देते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल के नोटिस का जवाब 12 जुलाई तक देने को कहा था। इसके 2 दिन बाद राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का निर्देश दिया। हालांकि राज्यपाल के निर्देश को शिवसेना ने चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून को इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कल शाम एकनाथ शिंदे ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र अब 3 और 4 जुलाई को होगा। राज्य विधानसभा सचिवालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी इसी दौरान किया जाएगा। नामांकन कल दोपहर 12 बजे तक भरे जा सकते हैं। इससे पहले विशेष सत्र 2 और 3 जुलाई को निर्धारित किया गया था। सचिवालय ने सभी विधायकों को इस सत्र में उपस्थित रहने की अपील की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि जीएसटी कर संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है और जून महीने में ये बढ़कर 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। नई दिल्ली में 5वें वस्तु और सेवा कर दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद जून महीने में जीएसटी संग्रह में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी ने काफी हद तक कई विवेक समाप्त कर दिए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली में कई सुधार किए गए हैं। उन्होंने एक राष्ट्र एक कर के विचार को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए करदाताओं और अधिकारियों को बधाई दी। कराधान और शेयर बाजार व्यवस्था में किए गए बदलाव आज से लागू हो गए हैं।
सरकार ने वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में क्रिप्टो करेंसी पर आय पर कर कटौती यानी TDS 1% का प्रावधान किया था। इस साल अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर 30% आय कर लगाया गया है। पैन को आधार से जोड़ने का शुल्क भी दोगुना हो गया है। पहले ये शुल्क 500 रुपए था, अब इसे 1000 रुपए कर दिया गया है। पिछले महीने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने घोषणा की थी कि सभी डीमैट खातों को इस साल 30 जून तक टैग करने की आवश्यकता है। आज से बिना टैग वाले किसी भी डीमैट खाते में प्रतिभूतियां जमा करने की अनुमति नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय ने एक टीवी चैनल पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर चर्चा के दौरान पैगंबर पर की गई टिप्पणी के लिए निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा की कड़ी आलोचना की है। अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को दिल्ली स्थानांतरित करने की नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की अवकाशकालीन खंडपीठ ने कहा कि नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। पूरे देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी। पाबंदी पर निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज शाम 7:40 पर सुर्खियों में कार्यक्रम में परिचर्चा प्रसारित होगी। इसका विषय है, आइए जानें सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बारे में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के 2 साल पूरे हो गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये योजना इस समय 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा निजी सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ाने और क्षेत्र को औपचारिक रूप देने की परिकल्पना की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवार को नई दिल्ली में एक समारोह में सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए राज्यों की रैंकिंग के 3रे संस्करण के परिणाम जारी करेंगे। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद के भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग अभ्यास के 3रे संस्करण का आयोजन किया था। 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस रैंकिंग अभ्यास में 7 सुधार क्षेत्रों और 26 कार्रवाई बिंदुओं के साथ भाग लिया। मणिपुर के नोनी जिले में मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। अभियान के दूसरे दिन प्रादेशिक सेना के 2 जवानों सहित 5 शव निकाले गए। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। इस घटना में 80 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान के लिए बहुत जल्द लेह से वॉल रडार कैमरा लगाया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 49,000 से अधिक पुलिस बल तैनात किए गए हैं। 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 52 में से 47 जिलों की 106 जनपद पंचायतों में आज मतदान हो रहा है। इस दौरान 7,655 ग्राम पंचायतों में मतदान के लिए बनाए गए 23,967 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं।
इस चरण में 3,580 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। कुछ पदों पर निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब जिला पंचायत सदस्य के 291 पदों के लिए, जनपद पंचायत सदस्य के 2,227 पदों के लिए, सरपंच के 7,373 पदों और पंच के 22,451 पदों के लिए मतदान हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त वसंत प्रताप सिंह ने मतदाताओं से निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तौर पर कल चिकित्सा सहायता की 7वीं खेप भेजी। इसमें 6 टन आवश्यक दवाएं शामिल हैं। ये सहायता सामग्री काबुल में विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंदिरा गांधी बाल चिकित्सालय को दी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान के लोगों की तत्काल सहायता अपील पर भारत ने अब तक 20 टन चिकित्सा सहायता भेजी है। इनमें आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, टीबी रोधी दवाएं और कोविड रोधी 5 लाख टीके शामिल हैं। अफगानिस्तान में हाल के विनाशकारी भूकंप के बाद भारत मदद पहुंचाने के लिए सबसे पहले आगे आया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ममुंदजई से विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री ममुंदजई ने अफगानिस्तान में भूकंप राहत कार्यों में भारत के सहयोग की सराहना की। I appreciate the support extended by India, and I am touched by the words of the Prime Minister that India stands by you when he announced the support to Afghanistan. At the moment, we look at first aid kit support, tents, sleeping bags, and those materials, those relief items needed during or the aftermath of an earthquake. Several countries in the region, particularly India, had sent 27 metric ton of assistance, and more assistance is going to be there on the way. ये भेंटवार्ता FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 बजे सुनी जा सकेगी। ये हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 197 करोड़ 74 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 11,67,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.55% है। फिलहाल 1,70,189 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। अब तक 86 करोड़ 23 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और विमान ईंधन के निर्यात पर 6 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल के निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर का टैक्स लगाया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की ऊंची कीमतों के मद्देनजर स्वदेश में उत्पादित कच्चे तेल के निर्यात पर 23,250 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त कर लगाया है। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों को निलंबित करने की शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की नई याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार किया। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र अब 3 और 4 जुलाई को होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में 5वें जीएसटी दिवस समारोह का उद्घाटन किया। कराधान और शेयर बाजार में किए गए कुछ बदलाव आज से लागू। पैन को आधार से जोड़ने का शुल्क दोगुना हुआ। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी में जारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु मलेशिया ओपन प्रतियोगिता से बाहर। एचएस प्रणॉय आज शाम कुआलालंपुर में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच पहला एक दिवसीय महिला क्रिकेट मैच श्रीलंका के पल्लिकल में जारी और भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां क्रिकेट टेस्ट आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। ओडिशा में आज सुबह शुरू हुई विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा लाखों श्रद्धालुओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथों को खींच रहे हैं। 12वीं शताब्दी से चली आ रही इस यात्रा में हर वर्ष भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रह जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं।
गुजरात के अहमदाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा जारी है। भगवान जगन्नाथ के साथ बड़े भाई भगवान बलदेव और बहन देवी सुभद्रा अपने पारंपरिक मार्ग से 18 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। पुराने शहर के जमालपुर इलाके में 400 साल पुराने ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ मंदिर में आज सुबह रथ यात्रा शुरू हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जुलूस शुरू होने से पहले मंदिर में भगवान जगन्नाथ के रथ की प्रतीकात्मक पहंडी अनुष्ठान किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। खूबसूरती से सजाए गए 18 हाथी रथ यात्रा के आगे चल रहे हैं। सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार हाथियों को भगवान जगन्नाथ जी का प्रथम दर्शन होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने भाई बलदेव जी और बहन देवी सुभद्रा के साथ अपने भक्तों की भलाई के लिए उन्हें दर्शन देने आज नगर की यात्रा पर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पूरे मार्ग के दोनों ओर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी के माता जी के घर सरसपुर में भोजन प्रसाद के लिए रुकती है और फिर से मंदिर के लिए अपनी वापसी यात्रा शुरू करती है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने लोगों को पूरी रथ यात्रा पर बधाई दी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज सुबह अहमदाबाद के भगवान जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की। उन्होंने शहर में भगवान जगन्नाथ की 145वीं वार्षिक रथ यात्रा से पहले ये आरती की। बाद में श्री शाह ने गांधीनगर जिले के सैज गांव में 750 बिस्तरों वाले निजी अस्पताल की आधारशिला रखी। उन्होंने श्री स्वामी नारायण विश्व मंगल गुरुकुल द्वारा संचालित स्वामी नारायण विश्वविद्यालय के प्रवेश खंड का भी उद्घाटन किया। श्री शाह आज शाम गांधीनगर सिविल अस्पताल में सखी केंद्र जनता को समर्पित करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा कल से शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भगवती नगर आधार शिविर से आज 6,400 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से यात्रा सुचारू रूप से जारी है। जम्मू से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 17,100 हो गई है। इस बीच कश्मीर घाटी में अमरनाथ गुफा की अपनी आगे की यात्रा के लिए देश भर से 7,000 से अधिक नए तीर्थयात्री जम्मू पहुंच गए हैं। उन्हें मौके पर पंजीकरण करने और टोकन की आपूर्ति के बाद जम्मू में 32 आवास केंद्रों और आधार शिविरों में रखा गया है। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर गुफा में प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के लिंगम के ऑनलाइन दर्शन का भी प्रावधान किया है। इस बीच रामबन जिले के बानिहाल इलाके में आज तड़के एक सड़क दुर्घटना में 4 अमरनाथ तीर्थयात्री घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जाती है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं नसीर राथिर। आकाशवाणी श्रीनगर ने कल से बालतल आधार शिविर से श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित विशेष प्रसारण शुरू किया है। आकाशवाणी ने बालतल में एक एफएम ट्रांसमिशन सुविधा और स्टूडियो की स्थापना की है, जहां से यात्रियों के लिए प्रतिदिन सवेरे 7 बजे से रात 10 बजे तक विशेष प्रसारण किया जाएगा। यात्रियों के लिए ये प्रसारण आकाशवाणी के न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध होगा। इस ऐप पर प्रसारण विश्व स्तर पर उपलब्ध होगा। ये FM 103.7 मेगाहर्ट्ज और DTH पर उपलब्ध है। ये दैनिक प्रसारण रक्षाबंधन के पर्व तक जारी रहेगा। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह।
आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक सुमित मेहता का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1877 को गुजरात के सूरत में हुआ था। मेहता ने 1910 से 1911 के दौरान चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा की यात्रा की। इस दौरान वे मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जैसे भारतीय क्रांतिकारियों से मिले। इन बैठकों से उनकी विचारधारा का विकास हुआ और वे स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। वे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उमर खयाम के धार्मिक विचारों और कार्यों से प्रभावित हुए। गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर सुमित मेहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े और शेष जीवन जन सेवा के लिए समर्पित करने का फैसला किया। सुमित मेहता ने 1927 में गुजरात में बाढ़ राहत कार्यों में भी भाग लिया। वे 1928 में बारदौली सत्याग्रह के दौरान अपनी पत्नी के साथ सरभों शिविर के प्रभारी रहे। उन्होंने 1929 में युवा सम्मेलन आयोजित किया। मेहता ने बड़ौदा प्रजामंडल के 2 सम्मेलनों की अध्यक्षता की। वे साबरमती, विसापुर और नासिक में 5 वर्ष तक जेल में रहे। उन्होंने किसानों, श्रमिकों और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए भी काम किया। जाने माने लेखक सुमित मेहता ने अपने जीवन के बारे में आत्मकथा के नाम से पुस्तक भी लिखी, जो उनके निधन के उपरांत 1971 में प्रकाशित हुई। उनकी अन्य पुस्तकों में समाज दर्पण और हालिह जमिन्ना गुलामो शामिल हैं। 15 दिसंबर 1968 को सुमित मेहता का निधन हो गया। इस महान भारतीय को आज हम राष्ट्रवादी सुशीला चेन त्रेहन का स्मरण भी कर रहे हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1923 को पंजाब के पठानकोट में हुआ था। सुशीला उत्साही स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। सुशीला के पिता मथुरादास त्रेहन अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। वे आर्य समाज के प्रमुख सदस्य भी थे। सुशीला कम उम्र में ही आर्य समाज से जुड़ गई। जब वे उसकी आरंभिक सभा में भाग ले रही थीं और सभा स्थल को घेरे खड़ी पुलिस के लाठीचार्ज में उन्हें भी चोट आई, तब सुशीला ने अन्याय के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया। वे राजनीतिक कार्यकर्ता बन गई और 1941 में लंदन चली गईं। उन्होंने बीबी रघबीर कौर के साथ काम किया, जो पंजाब प्रांतीय विधानसभा में कीर्ति गदर पार्टी की सदस्य थी। सुशीला त्रेहन अंग्रेजों से लड़ाई के लिए शकुंतला आजाद के साथ भी शामिल हुई।
की स्वतंत्रता के उपरांत सुशीला त्रेहन ने बच्चों के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन देना जारी रखा और बालिकाओं के लिए 3 विद्यालय और 1 सह शिक्षा विद्यालय खोला। वे डाडूवाल में अपनी ग्राम पंचायत परिषद की पहली महिला पंच थीं। उन्होंने व्यावहारिक धरातल पर दहेज, घरेलू हिंसा और जातिवाद की समस्याओं को दूर करने के लिए तथा अंतर जातीय विवाह के लिए संघर्ष किया। वर्ष 2011 में उनका निधन हो गया। आकाशवाणी की ओर से सुशीला त्रेहन को विनम्र श्रद्धांजलि। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। हम आज स्वतंत्रता सेनानी आलेख पात्रा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1923 को हुआ था। अहिंसक नागरिक अवज्ञा के माध्यम से पात्रा को ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन करने की प्रेरणा मिली। चारु भाषामयी जननी जननी जननी, आलेख पात्रा स्कूल के दिनों में ही स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगे। अपने मित्रों के साथ उन्होंने ब्रिटिश राज के विरोध में नीमापाड़ा पुलिस थाने में आग लगा दी। पात्रा को पकड़ लिया गया और पूरी जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने पर पात्रा कोलकाता चले गए और राष्ट्रवादी गतिविधियां जारी रखी। घर जाते समय पुरी रेलवे स्टेशन पर उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में वे अपने कपड़े बनाने के लिए चरखा काटने लगे। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए शौचालयों की साफ सफाई करना, रोजाना समूह में प्रार्थना करना और गांधी जी के अन्य निर्देशों का पालन करना भी जेल में उनकी दिनचर्या थी। जेल से छूटने पर वे वर्धा चले गए और स्वराज, होम रूल और अन्य सर्वोदय कार्यों का प्रशिक्षण लिया। आलेख पात्रा जीवन भर राष्ट्र सेवा करते रहे। 17 नवंबर 1999 को उनका निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी आलेख पात्रा को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। पीवी सिंधु मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। भारत के एचएस प्रणॉय सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आज शाम इंडोनेशिया के जॉर्डन क्रिस्टी से खेलेंगे। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच श्रीलंका के पल्लिकल में जारी है। जीत के लिए 172 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय महिला टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 3 विकेट पर 62 रन बना लिए थे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच आज बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दिन के 3 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों को निलंबित करने की शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की नई याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र अब 3 और 4 जुलाई को होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में 5वें जीएसटी दिवस समारोह का उद्घाटन किया। कराधान और शेयर बाजार में किए गए कुछ बदलाव आज से लागू। पैन को आधार से जोड़ने का शुल्क दोगुना हुआ। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी। और ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी में जारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।